8 जुलाई 1839 को न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर रिचफोर्ड में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो आने वाले समय में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा। ये बच्चा था जॉन डेविसन रॉकफेलर। These are days when many are discouraged. आज के इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखें तो जॉन डी रॉकफेलर की संपत्ति लगभग 400 से 600 बिलियन डॉलर के बराबर थी, यानी आज के जेफ बेजोस, इलॉन मस्क या बिल गेट्स से भी कई गुना अमीर। जॉन डी रॉकफेलर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन यह परिवार सामान्य नहीं था। उनके पिता विलियम एवरी रॉकफेलर एक कॉन आर्टिस्ट थे। वे खुद को डॉक्टर विलियम लिविंगस्टन कहते थे और गांव-गांव घूमकर लोगों को फेक मेडिसिन्स बेचते थे। वे महीनों घर से गायब रहते थे और जब लौटते थे तो हाथ में पैसे होते थे। विलियम का एक और परिवार भी था, एक और औरत के साथ दूसरे नाम से। यंग जॉन को इस बारे में पता नहीं था। जॉन की मां एलाइजा डेविसन रॉकफेलर बिल्कुल अलग थीं। वे बेहद धार्मिक थीं, सख्त डिसिप्लिनेरियन थीं और हमेशा मेहनत में विश्वास करती थीं। विलफुल वेस्ट मेक्स वोफुल वांट, यानी जानबूझकर बर्बादी जरूरत पैदा करती है। ये एलाइजा का फेवरेट फ्रेज था। उन्होंने अपने बच्चों को हर पैसे की कीमत सिखाई। जॉन बाद में कहते थे, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि हर पैसा मायने रखता है, हर सेंट का हिसाब रखना चाहिए। यही आदत मेरे पूरे जीवन का आधार बनी। जॉन ने बचपन में ही काम करना शुरू कर दिया। वे पड़ोसियों के लिए छोटे मोटे काम करते थे, आलू खोदना, टर्की पालना। उन्होंने एक छोटी सी नोटबुक रखी जिसमें हर सेंट का हिसाब लिखते थे। ये आदत उन्होंने पूरी जिंदगी रखी। 7 साल की उम्र में जॉन ने अपना पहला बिजनेस वेंचर शुरू किया। उन्होंने टर्कीज को पाला, बड़ा किया और बेच दिया। फिर उस पैसे को ब्याज पर उधार दे दिया। 12 साल की उम्र में उनके पास $50 जमा हो गए थे। उस जमाने में ये एक बड़ी रकम थी। उन्होंने ये पैसे एक फार्मर को 7% ब्याज पर दे दिए। जब 1 साल बाद फार्मर ने $3.5 ब्याज के साथ पैसे लौटाए, यंग जॉन ने सोचा, ये तो कमाल है। मैंने कुछ नहीं किया, बस पैसे दिए और इतने पैसे वापस आ गए। ये तो फार्मिंग से भी बेहतर है। यही वो मोमेंट था जब जॉन ने समझा कि पैसे से पैसे कैसे बनते हैं। रॉकफेलर परिवार बहुत गरीब था। वे अक्सर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे क्योंकि विलियम के स्कैम्स का पर्दाफाश हो जाता था। जॉन की फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा नहीं हुई। उन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट किया, लेकिन कॉलेज नहीं जा पाए, पैसे नहीं थे। 16 साल की उम्र में जॉन ने क्लीवलैंड कमर्शियल कॉलेज में बिजनेस कोर्स किया, सिर्फ 3 महीने का। इसमें उन्होंने बुक कीपिंग, पेनमैनशिप और बेसिक कमर्शियल लॉ सीखा। ये उनकी पूरी फॉर्मल एजुकेशन थी। बाकी सब उन्होंने खुद सीखा, अनुभव से, गलतियों से और अपनी शार्प इंटेलिजेंस से। 1855 में 16 साल के जॉन ने अपनी पहली नौकरी की तलाश शुरू की। उन्होंने अपना बेस्ट सूट पहना, जो दरअसल उनका एकमात्र सूट था, और क्लीवलैंड की सड़कों पर निकल पड़े। उन्होंने हर बिजनेस फर्म में जाकर नौकरी मांगी। उनकी नोटबुक के अनुसार उन्होंने 42 जगहों पर दस्तक दी। हर जगह एक ही जवाब मिला, नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। वे हर दिन उन्हीं ऑफिसेज में जाते रहे। आखिरकार उनकी परसिस्टेंस काम आई। ह्यूवेट एंड टटल, एक कमीशन मर्चेंट एंड प्रोड्यूस शिपर ने उन्हें असिस्टेंट बुक कीपर की नौकरी दे दी। सैलरी थी $4 प्रति हफ्ता। हाँ, प्रति हफ्ता, महीना नहीं। 26 सितंबर 1855 जॉन ने अपना पहला दिन ह्यूवेट एंड टटल में काम किया। ये दिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेलिब्रेट किया। उनके लिए ये दिन उनके जन्मदिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाद में जॉन ने कहा, वो सुबह मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार ऑफिस गया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि वे मुझे कभी भूल नहीं पाएंगे। जॉन ने अपनी जॉब को बेहद सीरियसली लिया। वे सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचते थे और देर शाम तक काम करते थे। उनकी बुक कीपिंग परफेक्ट थी। हर सेंट का हिसाब सही रहता था। उन्होंने कंपनी की फाइनेंसेस को इतनी एक्यूरेसी से मेंटेन किया कि बॉसेस हैरान रह गए। लेकिन जॉन सिर्फ बुक्स नहीं रखते थे, वे बिजनेस को समझते थे। वे देखते थे कि कौन से डील्स प्रॉफिटेबल हैं और कौन से नहीं। वे सवाल पूछते थे, सीखते थे। 3 साल बाद 19 साल की उम्र में जॉन ने अपने बॉस से रेज मांगा। उन्हें लगता था कि वे $800 पर ईयर के हकदार हैं, लेकिन बॉस ने सिर्फ $700 की ऑफर दी। जॉन ने तुरंत रिजाइन कर दिया। ये एक रिस्की डिसीजन था। वे अभी भी यंग थे, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्हें अपनी वर्थ पता थी। जॉन ने फैसला किया कि वे अब किसी के लिए काम नहीं करेंगे, वे अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास पैसे नहीं थे।
उन्होंने जो कुछ बचाया था वो $800 था। उन्हें एक पार्टनर मिला, मोरिस क्लार्क। क्लार्क के पास $2000 थे। दोनों ने मिलकर 1859 में क्लार्क एंड रॉकेफेलर कंपनी शुरू की। ये कंपनी प्रोड्यूस कमीशन बिजनेस करती थी, यानी फार्मर्स से ग्रीन, हे, मीट्स वगैरह खरीदकर उन्हें बायर्स को बेचती थी। पहले साल में ही कंपनी ने $450,000 का बिजनेस किया। ये एक बड़ी सफलता थी। 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हुआ। ये देश के लिए एक ट्रेजेडी थी, लेकिन बिजनेसेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। आर्मी को ग्रेन, हे और दूसरे सप्लाईज की बहुत जरूरत थी। क्लार्क और रॉकेफेलर ने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। जॉन ने दिन रात काम किया। वे पर्सनली हर शिपमेंट चेक करते थे, हर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करते थे। बिजनेस तेजी से बढ़ा। 1862 में कंपनी ने $1.2 मिलियन का बिजनेस किया। जॉन अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ और बड़ा चाहिए था, और तभी उनकी नजर पड़ी ऑयल पर। 1859 में पेंसिल्वेनिया के टाइटसविल में एडविन ड्रेक ने पहली बार कमर्शियल ऑयल वेल सक्सेसफुली ड्रिल की। ये एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट था। तब तक लोग लाइटिंग के लिए व्हेल ऑयल या कैंडल्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन पेट्रोलियम से बना केरोसिन सस्ता और बेहतर था। अचानक ऑयल की डिमांड आसमान छूने लगी। पेंसिल्वेनिया में ऑयल रश शुरू हो गया, बिल्कुल कैलिफोर्निया गोल्ड रश की तरह। हजारों लोग वहां पहुंच गए। कुछ ही महीनों में छोटे छोटे ऑयल वेल्स हर तरफ दिखने लगे, लेकिन ये इंडस्ट्री बेहद कियोटिक था। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं। ऑयल की कीमतें एक दिन में $10 पर बैरल से गिरकर 10 सेंट्स तक आ जाती थी। ज्यादातर लोग ऑयल ड्रिलिंग में लगे थे, लेकिन जॉन रॉकेफेलर ने कुछ और देखा। जॉन ने समझा कि असली पैसा ड्रिलिंग में नहीं, रिफाइनिंग में है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करके केरोसिन बनाना होता था। यह प्रोसेस टेक्निकल था और इसमें ज्यादा मार्जिन था। 1863 में जॉन ने अपने पार्टनर मॉरिस क्लार्क और केमिस्ट सैमुअल एंड्रूज के साथ ऑयल रिफाइनरी शुरू की, एंड्रूज क्लार्क एंड कंपनी। ये क्लीवलैंड में थी, ना कि पेंसिल्वेनिया के ऑयल फील्ड्स में। क्यों? जॉन की सोच बेहद स्ट्रेटेजिक थी। 1. क्लीवलैंड में रेल रोड्स का नेटवर्क था, ऑयल आसानी से लाई जा सकती थी और रिफाइंड प्रोडक्ट्स भेजे जा सकते थे। 2. ग्रेट लेक्स पास थी, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। 3. पेंसिल्वेनिया के ऑयल फील्ड्स में जगह महंगी थी और केओटिक थी। शुरुआत में रिफाइनरी छोटी थी, लेकिन जॉन ने इसे बेहतर बनाने में इन्वेस्ट किया। उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई, बेस्ट इक्विपमेंट खरीदा। 1865 में जॉन और मॉरिस क्लार्क के बीच डिसएग्रीमेंट होने लगे। क्लार्क कंजर्वेटिव थे। वे सोचते थे कि बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्हें रिस्क लेना पसंद नहीं था। जॉन विजनरी थे। वे और बड़ा सोचते थे। वे पूरी ऑयल इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहते थे। दोनों ने फैसला किया कि वे अलग हो जाएंगे। बिजनेस ऑक्शन में बेचा जाएगा, हाईएस्ट बिडर उसे ले जाएगा। ऑक्शन के दिन जॉन और क्लार्क फेस टू फेस थे। बिडिंग शुरू हुई। $500, $1,000, $5,000। क्लार्क ने बिड लगाई $50,000। जॉन ने जवाब दिया $60,000। क्लार्क $70,000। जॉन $72,000। क्लार्क ने सोचा, फिर हार मान ली। 26 साल के जॉन डी रॉकेफेलर ने $72,500 में पूरा बिजनेस खरीद लिया। ये एक ह्यूज अमाउंट थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने लोन लिया, लेकिन अब बिजनेस पूरी तरह उनका था। अब कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। कंपनी का नया नाम रखा गया रॉकेफेलर एंड एंड्रूज। 10 जनवरी 1870 ये वो दिन था जब स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ ओहायो ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट हुई। इनिशियल कैपिटल $1 मिलियन। जॉन डी रॉकेफेलर प्रेसिडेंट और सबसे बड़े शेयर होल्डर। ये उस समय की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक थी, लेकिन जॉन को इतना काफी नहीं था। उनका विजन था पूरी ऑयल इंडस्ट्री को कंट्रोल करना, हर रिफाइनरी को अपने कंट्रोल में लाना, प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ। लोग इसे पागलपन कहते थे। उस समय अमेरिका में 250 प्लस ऑयल रिफाइनरीज थी, सब आपस में कंपीट करती थी। इन सबको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन जॉन के पास एक प्लान था। जॉन ने समझा कि ऑयल बिजनेस में सबसे बड़ी कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ऑयल फील्ड से रिफाइनरी तक क्रूड ऑयल लाना, फिर रिफाइंड प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाना, ये सब रेलवेज करती थी। ज्यादातर ऑयल कंपनीज छोटी थीं, वे रेलवेज को ज्यादा रेट्स देती थी, लेकिन जॉन की कंपनी सबसे बड़ी थी। वे रेलवेज को सबसे ज्यादा बिजनेस देती थी। जॉन रेलवेज के पास गए और एक डील प्रपोज की। हम आपको गारंटीड हाई वॉल्यूम देंगे, हर दिन हर हफ्ते, लेकिन बदले में आप हमें स्पेशल डिस्काउंट दीजिए। रेलवेज ने सोचा, ये अच्छी डील है, रेगुलर हाई वॉल्यूम बिजनेस गारंटीड है। उन्होंने जॉन को 50% तक का डिस्काउंट दे दिया। अब जॉन की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आधी हो गई थी, जबकि कंपेटिटर्स को पूरे रेट्स देने पड़ते थे।
लेकिन जॉन यही नहीं रुके। उन्होंने एक और ब्रिलियंट मूव किया। उन्होंने रेलवेज से रीबेट ली, यानी जब कंपेटिटर्स ऑयल भेजते थे तब रेलवेज जॉन को कमीशन देती थी। यानी जॉन को न सिर्फ अपनी शिपिंग में डिस्काउंट मिलता था, बल्कि जब उनके कंपेटिटर्स ऑयल भेजते थे तब भी जॉन को पैसे मिलते थे। ये बेहद कंट्रोवर्शियल था, लेकिन लीगल था उस समय। 1880s और 90s के दशक में स्टैंडर्ड ऑयल दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक बन गई। कंपनी का बिजनेस सिर्फ अमेरिका में नहीं था, उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपेंशन किया। यूरोप में केरोसिन बेचना, एशिया में मार्केट्स डेवलप करना, दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बनाना। जॉन की स्ट्रैटेजी सिंपल लेकिन इफेक्टिव थी। जहां भी जाओ डोमिनेट करो। चाइना में वे छोटे टिन लैंप्स मुफ्त में बांटते थे ताकि लोग केरोसिन खरीदें। इंडिया में वे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेन करते थे। 1890 तक स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की 88% रिफाइंड ऑयल प्रोड्यूस करती थी। दुनिया के कई देशों में मार्केट लीडर थी। $70 मिलियन से ज्यादा की एनुअल प्रॉफिट कमाती थी। जॉन डी रॉकफेलर की पर्सनल वेल्थ $200 मिलियन से ज्यादा हो गई थी, आज के हिसाब से लगभग $6 to $7 बिलियन। 1880s और 90s के दशक में जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑयल पावरफुल होती गई, जनता में इसके खिलाफ गुस्सा भी बढ़ने लगा। लोग देख रहे थे कि एक कंपनी पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रही है। छोटे बिजनेसमैन बर्बाद हो रहे थे। स्टैंडर्ड ऑयल की मोनोपोली से कोई कंपीट नहीं कर पा रहा था। न्यूज़पेपर्स ने जॉन डी रॉकफेलर को रॉबर बैरन कहना शुरू कर दिया। कार्टून्स में उन्हें ऑक्टोपस की तरह दिखाया जाता था, जिसके टेंटिकल्स पूरी ऑयल इंडस्ट्री को जकड़े हुए थे। 1890 में जर्नलिस्ट हेनरी डेमरिस्ट लॉयड ने एक आर्टिकल लिखा, द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट मोनोपोली। इसमें स्टैंडर्ड ऑयल के रूथलेस प्रैक्टिसेस की डिटेल्ड क्रिटिसिज्म थी। आर्टिकल वायरल हो गया उस जमाने के हिसाब से। लोगों ने पढ़ा और गुस्सा हुए। 1902 में एक महिला ने जॉन डी रॉकफेलर के खिलाफ सबसे डेविस्टेटिंग अटैक किया, आइडा टारबेल। आइडा एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी। उनके पिता एक ऑयल प्रोड्यूसर थे जिन्हें स्टैंडर्ड ऑयल ने बर्बाद कर दिया था। आइडा ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने 2 साल तक रिसर्च किया, डॉक्यूमेंट स्टडी किए, लोगों से इंटरव्यूज लिए, एविडेंस कलेक्ट किया। फिर उन्होंने मैक्लूज मैगजीन में एक सीरीज पब्लिश की, द हिस्ट्री ऑफ द स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। ये 19 आर्टिकल्स की सीरीज थी जो 1902 से 1904 तक चली। आइडा ने डिटेल्ड ढंग से बताया कैसे स्टैंडर्ड ऑयल ने कंपेटिटर्स को क्रश किया, कैसे रेलवे रिबेट से अनफेयर एडवांटेज लिया, कैसे स्पाइंग और सैबोटाज की, कैसे प्राइस मैनिपुलेशन की। हर आर्टिकल फैक्ट्स और एविडेंस से भरा था। आइडा ने कोई इमोशनल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की, सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट किए, और यही इसे इतना पावरफुल बनाता था। ये सीरीज बेहद पॉपुलर हुई, बुक फॉर्म में भी पब्लिश हुई और बेस्ट सेलर बनी। जॉन इससे बहुत हर्ट हुए। उन्हें लगता था कि आइडा अनफेयर है, बायस्ड है, लेकिन आइडा ने जो लिखा वो ज्यादातर सच था। 1906 में फेडरल गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड ऑयल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट लॉ सूट फाइल किया। ये एक लंबी लीगल बैटल थी। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था कि स्टैंडर्ड ऑयल ने शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट को वायलेट किया है, कंपनी ने अनफेयरली कंपटीशन को सप्रेस किया है। स्टैंडर्ड ऑयल के लॉयर्स ने डिफेंड किया कि कंपनी ने कुछ इलीगल नहीं किया, उन्होंने बस एफिशिएंट बिजनेस किया है। केस 5 साल तक चला। 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि स्टैंडर्ड ऑयल को 34 अलग-अलग कंपनीज में डिवाइड किया जाए। जॉन डी रॉकफेलर के लिए एक बड़ा झटका था। उनका एम्पायर, जिसे बनाने में उन्होंने 40 साल लगाए थे, अब टुकड़ों में बंट रहा था। जॉन ने जब $3.5 अपनी पहली जॉब से कमाए थे 16 इयर्स की उम्र में, तब उन्होंने इसमें से कुछ चर्च को डोनेट किया था। उनकी एक छोटी लेजर बुक थी जिसमें वे हर कमाई और हर खर्च नोट करते थे। उस बुक में डोनेशंस का एक अलग कॉलम था। यंग रॉकफेलर ने तय किया था कि वे अपनी इनकम का कम से कम 10% डोनेट करेंगे। ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइदिंग था। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ी, उनके डोनेशंस भी बढ़े, लेकिन 1890s तक उनके डोनेशंस मोस्टली चर्चेज और छोटे चैरिटीज को जाते थे। 1890 में अमेरिकन बैप्टिस्ट एजुकेशन सोसाइटी ने जॉन से अप्रोच किया। उन्हें शिकागो में एक बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी बनानी थी। इनिशियली जॉन ने $600,000 डोनेट किए, लेकिन यूनिवर्सिटी को और पैसे चाहिए थे। ट्रस्टीज बार-बार जॉन के पास आते रहे। जॉन ने सोचा, अगर मैं इसमें प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करूं तो ये एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बन सकती है। अगले 20 सालों में जॉन ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को टोटल $80 मिलियन दिए। आज यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। 90+ नोबेल लॉरिएट्स यहाँ से एसोसिएटेड रहे हैं। 1902 में जॉन ने जनरल एजुकेशन बोर्ड बनाया। इसका फोकस था अमेरिकन साउथ में एजुकेशन इंप्रूव करना, स्पेशली अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए।
सिविल वॉर के बाद साउथ बहुत पीछे रह गया था। स्कूल्स की कमी थी, स्पेशली ब्लैक चिल्ड्रन के लिए। जनरल एजुकेशन बोर्ड ने थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स बनाए, टीचर्स को ट्रेन किया, करिकुलम डेवलप किया, ब्लैक कॉलेजेस को सपोर्ट किया। इसमें जॉन ने $129 मिलियन इन्वेस्ट किए। 14 मई 1913 को रॉकफेलर फाउंडेशन ऑफिशियली बनी। इनिशियल एंडाउमेंट $100 मिलियन, आज के $2.5 बिलियन के बराबर। बाद में जॉन ने और $182 मिलियन दिए। रॉकफेलर फाउंडेशन का मिशन था टू प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये फाउंडेशन दुनिया भर में काम करती थी। जॉन डी रॉकफेलर ने अपनी लाइफ टाइम में लगभग $540 मिलियन डोनेट किए। आज के इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो ये लगभग 14 से 15 बिलियन डॉलर्स के बराबर है। लेकिन उनके द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशंस ने और भी ज्यादा डोनेट किया है। जॉन ने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में 2 चीजें सीखी, पैसा कैसे कमाया जाता है और पैसा कैसे दिया जाता है, और दूसरा सीखना कहीं ज्यादा मुश्किल था। 1897 में 58 साल की उम्र में जॉन ने ऑफिशियली रिटायर होने का फैसला किया। उनकी हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए थे। स्ट्रेस और टेंशन ने उनके शरीर पर असर डालना शुरू कर दिया था। उन्हें एक रेयर कंडीशन हो गई, एलोपेशिया, जिसकी वजह से उनके सारे बाल झड़ गए, आईब्राउज, आईलैशेस, सब। डॉक्टर्स ने कहा, आपको रेस्ट करना होगा, बिजनेस छोड़ना होगा, नहीं तो आप ज्यादा नहीं जी पाएंगे। जॉन ने अपने बेटे जॉन डी रॉकफेलर जूनियर को बिजनेस सौंप दिया। अब उनका फोकस फिलैंथ्रोफी और फैमिली पर था। 12 मार्च 1915 को जॉन की वाइफ लॉरा सेलेस्टिया रॉकफेलर का देहांत हो गया। वे 51 साल से मैरिड थे। सेटी हमेशा जॉन की एंकर रही। उन्होंने जॉन को ग्राउंडेड रखा, हम्बल रखा। जॉन बहुत टूट गए, वे दिनों तक बोले नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने अपना ध्यान फिलैंथ्रोफी में और लगा दिया। डॉक्टर्स ने कहा था कि जॉन 60 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, लेकिन जॉन ने उन्हें गलत साबित किया। उनकी सिंपल लाइफस्टाइल, रेगुलर रूटीन और स्ट्रेस फ्री लाइफ ने उन्हें लंबी उम्र दी। वे 80 पार कर गए, फिर 90 की उम्र में भी वे डेली गोल्फ खेलते थे, हालांकि सिर्फ 9 होल्स। 95 की उम्र में भी वे अपनी एस्टेट्स में घूमते थे। 23 मई 1937 रविवार की सुबह जॉन डी रॉकफेलर अपने विंटर होम में थे, ऑरमोंड बीच, फ्लोरिडा में। 97 साल 10 महीने की उम्र। सुबह उन्होंने ब्रेकफास्ट लिया। वे थोड़ा कमजोर फील कर रहे थे, लेकिन सीरियस कुछ नहीं लग रहा था। दोपहर को वे रेस्ट करने लेट गए। शाम को जब उनका अटेंडेंट चेक करने आया, जॉन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन डी रॉकफेलर की मृत्यु हो गई, क्वाइटली, पीसफुली, अपनी नींद में। जॉन डी रॉकफेलर की मृत्यु के समय उनकी एस्टिमेटेड वेल्थ थी $1.4 बिलियन। आज के इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू लगभग 400 से 600 बिलियन डॉलर्स, यानी वे इतिहास के सबसे अमीर आदमी थे। ये कहानी आपको कैसी लगी, राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे दी इंस्पायर स्टोरी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।